फिरोज बख्श साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज बख्श साहब बहुत ही सम्मानित मुस्लिम स्कॉलर हैं और टेलीविजन के जाने माने चेहरे हैं। बख्श साहब, हमारी आवाज अगर आपको मिल रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में है। सबसे पहले हम ख्वाजा इफ्तिकार चौधरी आपके पास आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें, मंत्री जी के दावे अपनी जगह हैं और ये तमाम जो आंकड़े जिनकी बाकायदा आज हम कॉपी लेके बैठे हैं ये अपनी जगह हैं। क्या वाकई आपको ये लगता है कि पूरे हुए वादे अब हैं नए इरादे? इनमें वो वादे भी हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुस्लिम समुदाय से किए थे, या फिर विकास की इस यात्रा में जिसका खूब ढिंढोरा पीटा जा रहा है मुसलमान कहीं ठग लिया गया, कहीं पीछे छूट गया? देखिए, दो तीन बड़ी बुनियादी बातें करने की ज़रूरत है आज की डिबेट में ख़ास तौर से। पहली बात तो ये, मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपके इस महा एपिसोड का जी, कि आपने इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत की है और मैं समझता हूँ कि इससे जो फैक्ट्स हैं वो निकल के आएंगे। बात यह है कि मीडिया के दौर में सब कुछ मीडिया में बेचा जा रहा है। ज़रूरत थी ज़मीन पर चीज़ों को लाने की। अभी आपने शिक्षा की बात की, तालीम का क्या हाल है मुसलमानों की, बताइए मुझे आप। मैं इनसे मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कितने तालीमी इदारे आपने बनाए जहाँ मुसलमान जो है ज़्यादा आबाद है? मिसाल के तौर पे संभल है, मुरादाबाद है, आपका अपना शहर अमरोहा है, देवबंद है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है और बहुत सारे अजला हैं, बहुत सारे तहसीलें हैं, बहुत सारी तहसीलें। रामपुर में यूनिवर्सिटी आपने नहीं बनाई, रामपुर में यूनिवर्सिटी एक शख्स ने बनाई है, उसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं बनाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी बन रही हैं। आप लोगों को बेवकूफ ना बनाइए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, महबूब अली साहब, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आजम खान ने बनाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज ने जो गल्फ के अंदर रहते हैं उनकी इमदाद से बनाई गई है, आपने उसको रिकॉग्नाइज किया है। अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ना होती, आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं होते तो वो यूनिवर्सिटी किसी कीमत पर नहीं बनती। यूनिवर्सिटी तो बहुत, ये तो ये आपका ख्याल है क्योंकि आपका काम है कि आप समाजवादी पार्टी की वकालत करें क्योंकि मंत्री हैं आप उसके। हकीकत ये है कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट शख्स ने बनाई है, एक प्राइवेट शख्स ने वो यूनिवर्सिटी बनाई है। और अगर इस सरकार ने उस यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है तो यूनिवर्सिटी जो है, सुनिए, यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट के तकाज़ों को पूरा करती है। जी इफ्तिकार साहब एक मिनट। महबूब अली साहब, हमारा निवेदन यह है कि हम इस डिबेट को बड़ी गरिमा से चलाना चाहते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप में इसे कतई खत्म नहीं करना चाहते, आप जैसे बड़े बेशकीमती मेहमानों का हम समय जाया नहीं करना चाहते, और हम वाकई इस डिबेट के जरिए जो मुसलमानों के मसाइल हैं, जो उनके मसले हैं, उन पर एक रोशनी डालना चाहते हैं। आपने जो किया वो भी और आपसे जो छूट गया वो भी हम जरा डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज एक अनुरोध कर रहा हूं, सिर्फ एक अनुरोध कर रहा हूं मैं आपसे कि उस सरकार का नाम बताएं जिसने मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे में किया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए हो रहा है तो देश के बहुत से लोगों को तकलीफ है इस चीज। अरे किसी को तकलीफ नहीं है सर, सवाल ये कि क्या हो रहा है, हम तो इसका विश्लेषण करना चाहते हैं। प्लीज सुन लीजिए, इफ्तिकार साहब की बात सुन लीजिए। पैनल बड़ा है और भी जगह से हमारे पास रिएक्शन है, हम चाहते हैं कि हम प्रतिक्रियाएं सुनवाएं और कहां क्या छूटा इस पर रोशनी डालें। इफ्तिकार साहब पूरा करें। मुसलमानों को यूनिवर्सिटियों की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को प्राइमरी स्कूलों की जरूरत है, मुसलमानों को हाई स्कूल की जरूरत है, मुसलमानों को इंटरमीडिएट कॉलेजेस की जरूरत है। मुझे बताएं कितने बनाए आपने? और जो 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 आपके इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, हाई स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, मुस्लिम इलाकों में चल रहे हैं। मैं आपको बाकायदा मिसाल दे सकता हूं कि मुस्लिम बस्तियों में वो स्कूल बंद हो गए और उनकी जगहों पर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनकी जगह पर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपने तालीम के मैदान में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आपके जो काम है वो सिंबॉलिक काम है, अलामती काम है, वो दिखावे के काम है, जमीन पर काम नहीं है। तालीमी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, माशरती एतबार से, रोजमर्रा की तरक्की के एतबार से जितने भी पैमाने हैं उन पैमानों पर आपकी सरकार कहीं भी खड़ी नहीं होती। आप क्या करते हैं? आप टोपी पहनते हैं, आप क्या करते हैं? आप रुमाल डालते हैं, आप क्या करते हैं? आप अफ्तार पार्टी करते हैं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि अब वो वक्त गुजर गया जब आप टोपी लगा लगा कर और इफ्तार पार्टियां कर करके हिंदुस्तान के मुसलमान को, बिलखुसूस यूपी के मुसलमान को बेवकूफ बनाएंगे। मैं यहां कहना चाहता हूं, क्या थे मुलायम सिंह यादव आज से 25 साल पहले? एक मामूली एमएलए थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश का 18% मुसलमान है जिसने मुलायम सिंह यादव को कितनी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसने मुलायम सिंह यादव को डिफेंस मिनिस्टर बनाया, जिसने मुलायम सिंह यादव को जहां तक पहुंचाया कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो वजीर आजम बनने की कगार तक पर पहुंच गए थे। वो कौम जिसने उस शख्स को वहां तक
पहुंचाया, उस कौम को उस शख्स ने कहां तक पहुंचाया, ये सवाल आज हम उठाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को देख लीजिए, उसके पैरामीटर्स को देख लीजिए, उसके आंकड़ों को देख लीजिए, आपका कहीं भी मुसलमान वहां का स्टैंड नहीं करता। हत्या के जो आपने वादे किए, आपने कहा हम 18% रिजर्वेशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप एक जिम्मेदार पार्टी हैं, एक जिम्मेदार हुकूमत है, गवर्नेंस को क्या नहीं समझते आप? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझते? आप क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझते? आप कैसे कह सकते हो हम रिजर्वेशन दे देंगे? या तो आप ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, और अगर वो नहीं दिया जा सकता तो फिर मैनिफेस्टो के अंदर ये बात क्यों डाली जाती है? आप मैनिफेस्टो में डाल देते हैं और उसके बाद कहते हैं हम तो देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी असेंबली से पास कराते, आप धरने देते, आप दिल्ली में आके पार्लियामेंट हाउस के आगे बैठ जाते और आप कहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर अगर उसको वायलेट किया जा सकता है और गुंजाइश निकाली जा सकती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर काम नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चलेगी जब तक कि रिजर्वेशन के लिए सेंट्रल एक्ट ना बनाए। और आखिरी बात में ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यकीनन आखिरी रूलिंग है, सर्वसम्मानीय है, लेकिन उसके ऊपर पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले होते हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट लाया जाता है, नए कानून लाए जाते हैं, इस इशू के ऊपर वो कानून क्यों नहीं, और उस कानून के लिए आपकी तरफ से कोई कोशिश क्यों नहीं? ये बुनियादी सवाल है। महबूब अली जी, हम जवाब लेंगे आपका एक एक करके। हम जरा एक शुरुआती रिएक्शन ले लें अपने पैनल से, क्योंकि सभी बड़े सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, एक लंबा तजुर्बा आपका रहा है और आप भी मुसलमानों के मसलों को बड़ी करीब से देखते रहे हैं, सियासत का भी एक लंबा तजुर्बा है आपको। क्या हम ये मान लें समाजवादी पार्टी और मुसलमानों के रिश्तों को देखकर कि साहब कोई फ़र्क नहीं है, बाकी राजनीतिक दल जैसे मुसलमानों को इस्तेमाल करते रहे, समाजवादी पार्टी ने न केवल उतना किया बल्कि उससे और ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया? मंत्री जी अभी भी यही भाषा बोल रहे हैं कि हम 20% आरक्षण देना चाहते हैं, दे रहे हैं, जबकि दिक्कत क्या है वो इफ्तिकार साहब डिबेट में सामने रख रहे हैं। देखिए, सबसे अहम सवाल ये है कि बेवकूफ़ कौन बना रहा है और बेवकूफ़ कौन बन रहा है। तो अगर बेवकूफ़ बनने के लिए हम तैयार बैठे हैं तो बेवकूफ़ बनाने वाला बनाता रहेगा। और अभी तक हिंदुस्तान के मुसलमान जज्बात से उठ के जब तक फैसले इलेक्शन में नहीं अपने वोट के लिए करेंगे तो इस तरह बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अब मिनिस्टर साहब जो हैं एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिनिस्टर हैं, तो वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन कई बात उन्होंने गैर वाजिब कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 11 मिनिस्टर अभी मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में, इससे पहले की किसी गवर्नमेंट में नहीं था। उनको गलत जानकारी है, हिंदुस्तान भर का उन्होंने कहा कहीं नहीं था। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव की मंत्रालय में बड़े बड़े मिनिस्टर 14, 15, 17, एक टाइम तो ऐसा आया कि जितने एमएलए मुस्लिम थे सारे के सारे बन गए। लेकिन जो आपने डाटा दिखाया मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का, इन्होंने तो बहुत कम टिकट्स दिए हैं। जितने स्ट्रेंथ हाउस की है उस एवरेज को देखिए तो टिकट ही इन्होंने कम दिया है, यानी पॉलिटिकल शेयर भी इनके यहाँ कुछ है नहीं। भले 2, 4, 10, 15 जितना वो कह रहे हो मुसलमानों को बना दिया, लेकिन एक मुसलमान मिनिस्टर का वो नाम नहीं बता सकते जो शिवपाल यादव के बराबरी में खड़ा हो सकता हो, चाहे वो आजम खां ही क्यों ना हो, कोई ऐसे मिनिस्टर नहीं है। जबकि वोट का रेशियो अभी आप जानते हैं कि 18% से ज्यादा वहां मुसलमान दावा करते हैं, लेकिन मिनिमम 18% तो मुसलमान हैं। और यादव कितने हैं? 8%। रिप्रेजेंटेशन क्या है और ताकत कहां है? एक खानदान के हाथ में टोटल ताकत है 8% वोट लेके, और 18% जिसका वोट है, जिसके बुनियाद पर वहां सरकार कायम है, वो सिर्फ ताली बजा रही है, दूर से देख रही है। और उसका नजारा आपने दिखाया, गांव गांव से लोग कह रहे हैं परेशान हैं। अब 20% इन्होंने जिस वक्त कहा था, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि चूंकि मैं ओबीसी कमीशन में मेंबर था, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये गैर कानूनी बात ही कह रहे हैं, ये 20% मुसलमानों को रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकता, देने दूर की बात ही है, ये कर ही नहीं सकते हैं, तो धोखा दे रहे हैं। लेकिन धोखे पे आज हमारे लोग शामिल हैं, धोखा का शिकार हैं, जो ये कह रहे हैं, अभी जो आपने क्लिपिंग देखा है कि वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिला, तो मुसलमान भी धोखा समझ रहे हैं सच्चाई में। तो जिस दिन ये धोखे की बात सच्चाई समझ के समझना छोड़ देंगे, उस दिन ये फैसले होंगे। अभी इन्होंने कहा कि 20% हम देना चाहते हैं, हम इनको ज्यादा मिसाल नहीं देना चाहते हैं। एक ही अभी पुलिस की बहाली इनके यहां हुई थी, 40,000
और 40,000 में 1100 मुसलमानों को सिर्फ बहाल किया गया, जो एवरेज 2 से 2.5% होता है। तो ये 2% को ये 20% समझते हैं क्या मंत्री जी? हमको ये बात नहीं समझ में आया। उसके बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट की बात, अभी एजुकेशन मेन थिंग था, मिनिस्टर थे जी। सच्चर कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में सबसे पीछे मुसलमानों के तालीम का इलाका जो है वो बंगाल को, वेस्ट बंगाल को माना, उसके बाद यूपी और बिहार को माना। यूपी में तो बहुत बड़ी आबादी है और मुसलमान अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए जाने पहचाने और माने जाते हैं, तो उसमें तो आजादी के बाद और डेवलपमेंट होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, मुसलमानों के एवरेज आगे होने चाहिए थे। और आप देखिए सच्चर कमेटी तो कह रहा है कि सबसे बुरा हाल है मुसलमानों के एजुकेशन का, बंगाल के बाद यूपी का नाम ले रहा है, बिहार उसके बाद नाम ले रहा है। तो ये सब धोखे हैं और मुसलमान को धोखे दे रहे हैं, इसलिए कि कम्युनलिज्म का जो एक ऐसा खेल है, इस खेल में दोनों बराबर के शरीक हैं। जवाब ले लें अंसारी साहब। जरूर। महबूब अली साहब जवाब दीजिए, ये धोखे का खेल कब तक चलता रहेगा? देखिए, पहले तो इस बेहतर रहेगा इस अल्फाज में सुधार कर लें। समाजवादी पार्टी जब जब भी बनी है कभी धोखे का काम नहीं करती, चाहे उसका घोषणा पत्र हो या मुसलमानों के लिए मुसलमानों से किए गए वादे हों। आपने कहा, जैसे बिहार की मिसाल दे दिया, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में आज तक कभी भी इतने मिनिस्टर मुस्लिम्स नहीं रहे। डीजीपी उत्तर प्रदेश में, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में एक साथ मुस्लिम नहीं रहे। आज भी डीजीपी यानी कि लाइन ऑर्डर की बात कर ले, मुसलमानों में जास्तियां होती थी। चीफ सेक्रेटरी को तो हटाया गया मुस्लिम इशू पर। कौन है ये जानकारी करना चाहता हूं। हमने मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं बहुत आराम से सुन रहा था। जहां तक है कि 20% का हमने वादा किया है, हम कर रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से। जैसे कहा कि विधानसभा में लिया हो, जरा एक विधानसभा की मिसाल दे दीजिए जिसमें पास करके और वो कहीं ना कहीं पास करते हैं और लकाना छोड़ देते हैं, कोर्ट उसका स्टे कर देता है। ऐसा हम नहीं करना चाहते। हम जमीन पर मुसलमानों के लिए 20% काम कर रहे हैं और करते रहे। लेकिन महबूब अली साहब, इफ्तिकार साहब इंटरवीन करना चाहते हैं आपकी बात पर। इफ्तिकार साहब ने भी कहा और अभी यहाँ अंसारी साहब ने भी कहा कि जो चीज हो नहीं सकती आप उसका सब जवाब दिखा रहे थे। आपने घोषणा पत्र तक में शामिल कर लिया। अभी आप खुद ये कह रहे हैं कि एक उदाहरण हमें बता दीजिए जिस विधानसभा ने पास करके किया हो। तो फिर तो ये धोखा देने की तरह ही है ना सर? बड़ा धोखा देने वाले बस नहीं, हम धोखा नहीं, हम काम कर रहे हैं। 20% हमने किया है। ये 20% आपका क्या कहना है? ये 20% को आप क्लियर कर लीजिए। आपके सामने रख देंगे अगर उत्तर प्रदेश नहीं, मैंने आपको बताया पुलिस की बहाली में आपने 2.5% किया है। मैंने तो रिकॉर्ड के साथ बोला। आप बता दीजिए कि पुलिस की बहाली में आपने 20% किया हो, एजुकेशन की बहाली में, टीचर्स की बहाली में आपके 3%। 25% मुसलमान मुरादाबाद में भर्ती हुए थे। 25%। नहीं, आप यूपी का डाटा दीजिए। 25% मुरादाबाद की भर्ती में पीएससी में पिछले बार पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए ब्रेक जरूरी है। 97% आपने यादव को बहाल किया पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो उसके वजह से कोर्ट में है और आपको कमीशन को सस्पेंड होना पड़ा। अब बताइए उसमें मुसलमान टीचर्स के मामले में, उर्दू टीचर्स तक के मामले में आपने जो है वो बात तो की मुसलमानों की, मगर उसके अंदर भी आपने कमीशन को सस्पेंड नहीं होना पड़ा। ठीक है, महबूब साहब आएंगे, हम ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले फिरोज बख्श साहब और शाइस्ता अंबर जी की एक शुरुआती टिप्पणी जरूर लेना चाहते हैं। फिरोज बख्श साहब, कुछ अलग नहीं हो रहा है, वही हो रहा है समाजवादी पार्टी में भी जो बाकी राजनीतिक दलों में होता है। जो आरोप हम कांग्रेस पार्टी पर खूब दिनों तक लगाते रहे कि साहब इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, मुसलमानों के लिए किया क्या। अगर 2-3 चीजों पर आप रोशनी डाल सकें पॉजिटिवली कि साहब मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने ये बड़े काम कर दिए, अगर ढूंढ के भी रोशनी डाल सकें फिरोज बख्श साहब, या फिर वही बात ज्यादा सही है जो यहां का पैनल और फील्ड से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो रिएक्शन हमें मिल रहे हैं। देखिए, मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब को बड़े गौर से सुन रहा था। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जो बात उन्होंने कही मुसलमानों के ताल्लुक से बिल्कुल सच और सही बात है। मुसलमानों को खास तौर से जो समाजवादी पार्टी है उसने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। यानी देखिए, जैसे आप गन्ने को खाते हैं ना, गन्ने का रस चूसते रहते हैं, इलेक्शन से पहले वो रस आपको
पीते रहते हैं, वोट देता रहता है, और जैसे ही इलेक्शन जीत के आप पावर में आते हैं वो जैसे गन्ने के खोख को थूक दिया जाता है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को थूका है। आप ये देखिए, मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री में, जब मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने थे, इन्होंने एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुसलमानों के लिए फायदेमंद हो। एक भी उर्दू मीडियम स्कूल आज नहीं है। उत्तर प्रदेश में उर्दू के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, और ये जो रिजर्वेशन की बात है बिल्कुल फासिक सफेद झूठ है। ये जो कहते हैं हम 18% दे देंगे, 18% तो ये तो वो ऐलान तक ही रह गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कानून के अंदर महबूब अली साहब, और वो ऐलान तक ही रह गया, जैसे घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें रह गई। आप उनको रिझाते रहते हैं, रिजर्वेशन का झुंझुना आप देते हैं मुसलमानों के हाथों में, और वो आप देते उनको कुछ नहीं है। ये बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है, खासतौर से यूपी की सरकार के जरिए। अगर बीजेपी ऐसा कहती है, वो अगर नहीं देती रिजर्वेशन, समझ में आता है कि जितनी भी द सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं जो अपने को कहती हैं कि हम सेकुलर हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय इसके कि मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग वो पावर में आ रहे हैं, और अपने सिवाय इसके कि इनके अपने घर जो हैं, जो मुस्लिम लीडर्स, द सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं, जो भी कुछ हैं गिनती के, ना तो वो मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं, और जो दूसरे सेकुलर सो कॉल्ड लीडर्स हैं ना वो कुछ कर रहे हैं। आप देखिए मुस्लिम बस्तियों में स्कूल कहाँ हैं, वहां पर ज्यादातर थाने हैं, वहां पर पुलिस ज्यादा लगती है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि बड़ा जबरदस्त टैलेंट है मुस्लिम बच्चे में, बड़ा अच्छा उसका दिमाग है, लेकिन उसको तरबियत और तालीम नहीं मिल पा रही है। तो यूपी में जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड स्टेट है मुसलमानों के ताल्लुक से वो यूपी है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें सर, फिर हम शाइस्ता जी के पास जाना चाहते हैं। बिल्कुल आ रही है बख्श साहब, बोलिए। हाँ, मैं बात, मुझे लगा कि हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं मुलायम सिंह से और उनके जो बेटे हैं जनाब अखिलेश यादव, अखिलेश यादव से कि आप मुसलमानों को मजीद बेवकूफ बनाना छोड़ दें। आगे जो इलेक्शन आने वाले हैं, मुसलमान आपको सही जवाब देंगे। जो काम कांग्रेस कर रही थी कि वो संघ परिवार से डराना, जनसंघ से डराना, बीजेपी से डराना, वही काम आप लोग कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया मुजफ्फरनगर में, जो दंगे हुए, ये किसने कराए? भाजपा ने थोड़ी कराए, ये तो आपने कराए, अखिलेश साहब ने खुद कराए मुस्लिम वोट बैंक के लिए। मुस्लिम वोट बैंक को इस्तेमाल करना छोड़िए, मुसलमानों को उनको अच्छी तालीम दीजिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के निजाम बनाइए, स्वच्छ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम चलाया है उसको आगे बढ़ाइए, उनकी बस्तियों को साफ सुथरा कीजिए, उनके बच्चों को वो सहूलियात दीजिए जो कि आप अपने बच्चों को देते हैं।